हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है उस डिजीज में कब हमें बायोप्सी करवाना चाहिए, या फिर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो बीमारी है उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो मैलिग्नेंसी में यानी कि कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो ऐसे लोग जो कि मुझसे बराबर ही पूछते हैं पेशेंट्स मेरे कि मैम ये बताइए कि मेरा स्टेजिंग क्या है। तो जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि स्टेज जो होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में, उसमें जैसे कि इनिशियल स्टेज जो होता है जिसको कि कहते हैं हम लोग वेरी माइल्ड स्टेज, यानी कि वेरी माइल्ड जो कंडीशन है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का, उसमें पेशेंट की माउथ ओपनिंग बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। यानी पेशेंट को पता नहीं होता है कि उन्हें कोई माउथ ओपनिंग की समस्या है या फिर उनका माउथ ओपनिंग कम हो रहा है। ओनली पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो वो सिम्टम क्या होंगे? तो वो सिम्टम है जैसे कि बर्निंग सेंसेशन होना, या माउथ के अंदर जो है पिगमेंटेशन का स्टार्ट होना, और या फिर यूं कह ले कि पेशेंट के जो माउथ की जो कंसिस्टेंसी है, जो स्किन जो म्यूकोसा की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको थोड़े से लेदर लाइक लगेंगे। मीन्स वहाँ पे कोई जो नॉर्मल जो म्यूकोसा होती है सॉफ्ट और प्लायबल, ऐसा लुक नहीं लगेगा। तो इस तरह से तीन चेंजेस मैंने बताए, जिसमें कि जो वेरी माइल्ड केसेज ऑफ ओएसएफ होते हैं जिसमें बर्निंग सेंसेशन, आपका माउथ के अंदर पिगमेंटेशन का होना, और कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हाइपोसेलाइवेशन यानी कि मुंह सूखता है, या फिर हाइपरसेलाइवेशन होता है यानी कि ज्यादा सेलाइवा बनता है। तो ये वेरी माइल्ड केसेस में होते हैं। अब माइल्ड केसेस से ऊपर जब हम बढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा वेरी माइल्ड के बाद माइल्ड, यानी कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड होगा। यानी जो पेशेंट का नॉर्मल माउथ ओपनिंग है, मान लीजिए कि 35 mm से लेकर के 44 mm तक है, तो इस रेंज में आपको कमी आ जाएगी। तो वो जो कमी है वो वेरी माइल्ड के बाद माइल्ड वाले स्टेज में आएगी, जहाँ पे आपको थोड़े रिस्ट्रिक्शंस फील होंगे। आपके जो गाल के अंदर की सतह है वो थोड़ी सी आपको हार्डन महसूस होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडरेट की। तो मॉडरेट में आपको जो माउथ ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा, यानी कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो यूँ समझ ले आपकी जो 15 mm से ज़्यादा, यानी कि 25 mm के रेंज में, या फिर कई बार 28-30 mm के रेंज में भी आपकी मॉडरेट जो है ओएसएफ हो सकता है। अब हम लोग सीवियर की बात कर ले, तो सीवियर में जो माउथ ओपनिंग है वो लेस देन 15 mm होती है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड हो गया माउथ ओपनिंग का। लेकिन क्या आपके अंदर जो माउथ के जो म्यूकोसा है उसके अंदर किस तरह का चेंज है, यानी कि जब मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो वो हर पेशेंट का अलग अलग होता है। जैसे ये एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें पोटेंशियल है मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने का। तो ये जो रिपोर्टेड स्टडी है उसका मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है कि 1.5% से लेके 15% ऑफ केसेज जो है वो मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो ये 1.5 और 15, ये जो ह्यूज गैप है, 10 टाइम्स का जो गैप है, ये किस पेशेंट ग्रुप में आता है, यानी कैसे पेशेंट जो है वो मोर प्रोन टू मैलिग्नेंसी होते हैं। तो सबसे पहला चीज कि जिन्हें पता है कि उन्हें ओएसएफ है और वो इलाज नहीं ले रहे हैं, और जिन्हें पता है कि उन्हें ओएसएफ गुटखा खाने से हुआ है और वो फिर भी गुटखा खा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जिसमें कि इग्नोरेंस होता है, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन रेट बढ़ता है। अभी सॉरी, अभी मैं यहाँ पे एक फोटो शेयर कर रही हूँ। ये मेरे एक पेशेंट का फोटोग्राफ है। यहाँ पे मैं जो है बहुत ही सिर्फ आपको स्पेसिफिक जगह की मैं बात करूँ तो टंग के साइड में आप देख पा रहे हैं कि एक लीजन है, और टंग के साइड से जब मैं बात करूँ तो जो मोलर रीजन है जहाँ पे पीछे के दांत है नीचे वाले, तो वहां पे एक लीजन बना हुआ है पेशेंट का। और जब पेशेंट मेरे पास आए थे तो 2 महीना से ये अपना इलाज करवा रहे थे गांव में। तो हमें ये समझना होगा कि लीजन जो है अगर वो पेनफुल है और अल्सर आपको विजिबल अल्सर दिख रहा है,
या आप नहीं भी देख पा रहे हैं और कोई ऐसा साइट है जो पेनफुल है, तो आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए, ना कि आपको 2 महीना इंतजार करना चाहिए कि हम ये दवा ले रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो, कोई भी मेडिसिन हो, आयुर्वेद हो या फिर कोई भी मेडिसिन हो, एलोपैथ भी अगर आप ले रहे हैं और वुंड आपका हील नहीं हो रहा है, तो इट्स मैटर ऑफ कंसर्न, आपको वहाँ पे सचेत होना चाहिए। तो ये पेशेंट जब आते हैं तो 2 महीने की हिस्ट्री थी इनकी कि अल्सर है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। जब मैंने इनका पालपेट किया लीजन, तो लीजन के अराउंड जो सरफेसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा इनड्यूरेटेड थे, हार्ड एंड बॉर्डर था। मैंने इन्हें 2 वीक्स के लिए समय दिया था कि अगर 2 वीक्स में आपका लीजन हील नहीं होगा, मीन्स आपको बायोप्सी के लिए जाना पड़ सकता है। तो पेशेंट का ये कहना था कि मुझे बायोप्सी मतलब डर लगता है, नहीं करवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे कंडीशन जहाँ पे आपका लीजन बना हुआ है और वो हील नहीं हो रहा है, तो आपको बायोप्सी करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर आप बात करें कि आपके टंग में कोई प्रॉब्लम है और वो आगे बढ़ जाता है, यानी कि आपके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर जो सर्जिकल इंटरवेंशन के साथ साथ आपका रेडिएशन, कीमो, सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है फेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्टेज 1 में ही अपने चीज़ों को समझ लें और कोई भी सस्पिशियस लीजन, जैसा मैंने अपने इन पेशेंट का दिखाया है, तो उसे ज़्यादा ऑब्जर्व ना करें। ऑलरेडी मेरे पेशेंट जो थे 2 महीना कहीं और इलाज ले रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन में वो थे, और उसके बाद जब ये आते हैं तो आफ्टर 2 वीक्स मैंने इनको बायोप्सी मैंडेटरी सजेस्ट किया। और फिर जो इनका सरफेस देखेंगे आप टंग का, तो 2 बॉर्डर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जो अपर बॉर्डर वो भी स्वेलन है, लोअर बॉर्डर जो है वो भी है इनडिवरेटेड है, और बगल वाले एरिया को देखेंगे आप जीभ के, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैंस्ड सरफेस है, जिसे हम कहते हैं वाइट हो गया है और छूने से वो हार्डन है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अल्सर है, विजिबल अल्सर की मैं बात करूं, आप यहाँ पे इसको पैपिला से बिल्कुल रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पैपिला को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे मैं फ्रैंक अल्सर की बात कर रही हूँ। तो मैंने इनका जो प्लान किया था, 2 फेसेस मुझे लेने थे बायोप्सी के दौरान, तो मैंने इनका जो देखेंगे आप कि मैंने सर्कल लगाया हुआ, 2 फेसेस को लेना है मुझे। लेकिन मैंने इनका जो ये पंच बायोप्सी किया था, क्योंकि आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसी से मैंने बायोप्सी परफॉर्म किया था। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है। और बायोप्सी के एक एरिया को मैंने जब लिया तो पेशेंट को थोड़ा सा जो है डर लग रहा था, तो मैंने सेकेंड एरिया को अप्रोच नहीं किया, मैंने एक ही एरिया लिया। और मैंने पेशेंट को सजेस्ट किया था कि अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है, तो अगर मान लीजिए सफिशिएंट सैंपल साइज नहीं आता है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ओटी में प्लान करेंगे इस चीज़ को करने के लिए। तो जब इनका रिजल्ट आया, तो इनका रिजल्ट उसमें सफिशिएंट बायोप्सी मटेरियल आ गया था। तो इनका जो रिजल्ट था वो मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल सीए का आया था, कार्सिनोमा आया था, यानी कि पेशेंट को जो सेकेंड स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब अगर आपको कभी लगे कि लीजन है, और फ्रैंक वुंड की मैं बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपने आप से इसे कोरिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रैंक वुंड दिखता है। तो अगर ऐसा है और वो 2 महीना हो रहा है, 20 दिन हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएट स्पेशलिस्ट से मदद लेनी चाहिए और उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम मान लीजिए स्टेज 1 में कैंसर को डायग्नोस करते हैं और हमारे लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो जो सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद जो है, कई बार आपको रेडिएशन की आवश्यकता नहीं पड़ती और कीमो की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपके मार्जिन है कैंसर के, वो जो है लोकलाइज लेवल पे है, और जितने भी लिम्फ नोड्स आपके निकलते हैं सर्जिकली, उसमें अगर कैंसर नहीं पाया जाता है, तो आपको रेडिएशन कीमो से आप बच जाएंगे। तो अभी कुछ केसेस मैंने पहले डायग्नोस किया था, तो अभी मैं जब पेशेंट से बात कर रही थी, तो उनका यही कहना था कि मेरा स्टेज 1 था मैम, मेरे लिम्फ नोड फ्री थे, तो मुझे जो है रेडिएशन और कीमो नहीं लेना पड़ा। तो ये एक अचीवमेंट है कि अगर आपका स्टेज 1 में ही डायग्नोस हो जाए, लेकिन हार्ड लक इस पेशेंट के साथ कि इनका स्टेज 2 तक पहुंच गया था। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस है कि आप लोग अपने कंडीशन से अवेयर रहे, इतना ना सोचे कि मैं बायोप्सी करवा लूंगा तो कैंसर बन जाएगा, ऐसा नहीं। अगर कैंसरस सेल वहाँ पे है तभी कैंसर डायग्नोस होगा, अगर सेल वहाँ पे नहीं है तो नहीं डायग्नोस होगा।
इसके बाद मैं यही आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कभी लगता है कि आपको OSF की प्रॉब्लम है, यानी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो इसका जो लंबे समय तक इलाज होता है उसे आप जरूर लें, क्योंकि इसमें हाईली पोटेंशियल होता है ये मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे अपने वीडियो को कंक्लूड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। Thank you so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you.